अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला वो कहता है डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर एंड लेटर ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन। तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड वन होगी और किसी किस्म का यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इसका फार्मूला क्या होगा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। तो ए कैप होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर है, कहते हैं ये आपको बता रहा होता है किसी भी वेक्टर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट या ओरिजिन। और अगर टू डायमेंशनल केस होगा तो इसका फार्मूला होगा ए आई प्लस बी जे, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो वो अलोंग द जी एक्सिस भी आपको वैल्यू देगा। तो सपोज करें अलोंग द एक्स एक्सिस ए वैल्यू है, वाई के अलोंग बी है और सी जी के अलोंग क्या है, सी। तो ये तीन के लिए आपके पास तीन यूनिट वेक्टर्स विद सम पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगे। कंपोनेंट्स होता है कि किसी भी वेक्टर की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको आप कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। किसी भी वेक्टर के एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कहते हैं सम ऑफ थ्री वेक्टर्स है, आपके पास वो जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, तो किस तरह से उनकी ओरिएंटेशन होगी, मतलब किस तरह से पढ़े होंगे। कहते हैं अगर तीन वेक्टर्स हैं उसको ट्राइंगल की तीन साइड्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, उनको ज्वाइन करवाया जाए ना हेड टू टेल रूल के साथ, तो उनका जो सम होगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, डायग्राम नजर आ रही होगी। कहते हैं अगर ये वेक्टर ए ले लें, इसके साथ जो सेकंड वेक्टर है, अब इसके साथ थर्ड वेक्टर, तो रिजल्टेंट के लिए तो जगह नहीं बची, तो तीनों को जमा करने से रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। क्योंकि जो फर्स्ट वेक्टर है वो लास्ट वेक्टर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दोनों मतलब ज्वाइन हुए हुए हैं, तो हम कहते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। कहते हैं वेक्टर ए जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में। आप बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस में उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं उनका नेगेटिव साइन होगा और किस में दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कहते हैं अगर इसको देखा जाए, मैं इसको वन सेकेंड, कहते हैं ये अगर मैं इसका ड्रॉ करूं क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो हमारे पास यूजुअली हम लोग क्या करते हैं प्लस साइन के थ्रू इसको ड्रॉ करते हैं। ये प्लस साइन है। अगर मैं कहती हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चे ये वाला, और ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और अपोजिट किस में, मतलब अपोजिट का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, और दूसरे चौथे में दोनों ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कहते हैं इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है। कहते नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर मैं, कहते हैं कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं है, अगर ये दो जीरो भी कर भी दूं, ये जीरो ना करूं, तो स्टिल एक इसके इक्वल आ जाएगा, वही एक्स के इक्वल आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कब जीरो होगी, जब सारे के सारे कंपोनेंट जीरो होंगे, लेकिन अगर एक नॉन जीरो है तो कभी भी जीरो नहीं होगी। कहते हैं कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, कि उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू ज्यादा हो सकती है मैग्नीट्यूड से। पीछे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ना वो कंपोनेंट्स को ऐड करने से आती है, मतलब कंपोनेंट्स छोटी वैल्यू है, जब उनको ऐड किया जाता है तब वेक्टर ऑब्टेन किया जाता है। या हमेशा याद रखिएगा कंपोनेंट्स होते क्या है, अगर एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उन हिस्सों को आप पार्ट्स को बोलते हो कंपोनेंट्स। तो पार्ट्स तो कभी भी वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए कहते हैं वेक्टर को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करके। तो इसलिए कंपोनेंट्स की वैल्यू वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको फार्मूले से भी बता रहे हैं कि आप उनको ऐड करने से ले रहे हो। इक्वल जरूर हो सकती है कि मे बी ये कंपोनेंट जीरो हो तो ये कंपोनेंट इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कहते हैं कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू। कहते हैं नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। पहली बात के जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहा होता है, नंबर होता है, नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और दूसरी बात, इस फार्मूले से भी आइडिया हो रहा है कि स्क्वायर लिया जा रहा है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई हुई ना तो इसका स्क्वायर लेके वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमेशा मैग्नीट्यूड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अगर
ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या लगता है आप कंपोनेंट्स के बारे में क्या बात करोगे? ये वेक्टर है, नल वेक्टर के इक्वल है, तो पहले तो वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में लिखते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस जे, बी को भी फिर लिखेंगे बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जे। इस वैल्यू में पुट ऑन कर दें ए के कंपोनेंट्स प्लस बी के कंपोनेंट्स, नल वेक्टर के भी कंपोनेंट्स, मतलब 0 आई प्लस 0 जे, मतलब 0 मैग्नीट्यूड है दोनों की। अब क्या करें, इनके एक्स कंपोनेंट को अलहदा कर दें, ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों में कॉमन आई है, और वाई कंपोनेंट्स को अलहदा कर दें, दोनों में कॉमन जे है। अब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू जो है आई की वैल्यू के साथ कंपेयर करवा देंगे, किसके वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं इसके एक्स कंपोनेंट भी इक्वल टू 0 होंगे और वाई कंपोनेंट्स भी इक्वल टू 0 होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वेक्टर वुड हैव ए कंपोनेंट्स व्हिच आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आपने दो कंपोनेंट्स लेने हैं, कंडीशन क्या कह रहे हैं, वो दोनों इक्वल है। तो मैं एक्स और वाई कंपोनेंट लेती हूँ, ए वाई की जो वैल्यू होती है वो ए साइन थीटा होती है, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा होती है। दोनों को इक्वल करवाया, ए खत्म हो जाएगा, साइन इधर डिवीजन में ले आए, सॉरी कॉस इधर डिवीजन में ले आए, तो इधर 1 बच जाएगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है टैन, टैन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, टैन इन्वर्स 45 होगा, मतलब दोनों के दरमियान अगर एंगल 45 डिग्री होगा तो दोनों के कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। कहते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐड करें वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में? कहते हैं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड जो किया जाता है ना, वो हेड टू टेल रूल से किया जाता है, और स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल अर्थमेटिक रूल से किया जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर, मतलब 0 एक नंबर है, स्केलर है, और वो नल वेक्टर क्या है, वेक्टर है, दोनों को ऐड किया जा सकता है। सेम वही आंसर है कि एक हमारे पास स्केलर है, एक वेक्टर है, वेक्टर्स को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल से, स्केलर को किया जाता है अर्थमेटिक रूल से। कहते हैं टू वेक्टर्स उनके एंड में इक्वल मैग्नीट्यूड है, कैन दे सम इक्वल टू 0। कहते हैं मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के सिर्फ उस केस में 0 हो सकती है उनकर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है तो हम कहते हैं उनका दो वेक्टर्स की जो सम है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, कब 0 होगा, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर्स की और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे हम लोग यहाँ पे 2.12 नहीं करेंगे, काफ़ी क्वाइट लेंथी है इसका आंसर, ये मोस्ट कॉमनली पूछा भी नहीं जाता, सो लेट्स जस्ट स्किप दिस शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं how would the two vectors of the same magnitude have to be oriented if they have to be combined to give the resultant equal to the vector of the same magnitude। क्या आपके पास दो वेक्टर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, आप उनको किस तरह से प्लेस करें कि जो रिजल्ट आए उन दोनों का उसके मैग्नीट्यूड भी इन दो वेक्टर्स के इक्वल हो। कहते हैं अगर ये दो वेक्टर्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर देना, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है, मतलब अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और इसको मैंने ट्रायंगल की दो साइड्स के साथ प्रेजेंट कर दिया, तो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं, तो ये जो होगा आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड ए और बी के इक्वल होगा। ठीक है, कहते हैं टू वेक्टर्स है उनको अगर कंबाइन किया जा रहा है, सॉरी टू वेक्टर्स है उनकी मैग्नीट्यूड है, एक की 60 न्यूटन है दूसरे की 35 न्यूटन है। आप बताओ इन सारे ऑप्शंस में से करेक्ट क्या होगा बच्चे। 60 प्लस 35 दोनों को ऐड कर देना तो 95 होता है, 100 क्या है 95 से ज़्यादा हो गया। इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 25, और 20 इन दोनों वैल्यू से कम हो गया, इन दोनों के दरमियान 90 और मतलब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 95, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 होगी। 90 से 25 तक की रेंज में क्या लाई करें 70, तो इसका मतलब है वो वैल्यू लेंगे जो इस रेंज में लाई करेगी, तो 70 वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और क्वेश्चन मुझे हमारे पास है, कहते हैं हमारे पास सपोज करें साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, इसमें आप पेंटागोन हेक्सागोन कुछ भी ले सकते हो, अरेंज किया गया है हेड टू टेल रूल से, तो आपके पास सम क्या होगा। क्लोज का मतलब है पहला वेक्टर दूसरा तीसरा लास्ट वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन करवाया गया हेड टू टेल रूल से, तो अब तो बच्चे कोई जगह ही नहीं बची रिजल्टेंट के लिए, तो हम कहते हैं इस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। स्टिल नेक्स्ट 2.16 को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.16 को भी स्किप करेंगे। मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन which is C। कहते हैं if all the components of A1 and A2 were reversed how would this alter A1 multiply by A2। कहते हैं अगर इसके और इसके दोनों वेक्टर्स के सारे कंपोनेंट्स को आप रिवर्स कर दे तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा।
आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कहते हैं सपोज करें ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, आपने इसका जो रिजल्टेंट लिया वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। कहते हैं आप क्या करो, इसकी डायरेक्शन दोनों की कंपोनेंट्स चेंज कर दो, इसके डायरेक्शन भी इधर कर दो, इसके डायरेक्शन भी इधर कर दो, तो ए माइनस ए वन आ जाएगा, माइनस ए टू। अब स्टिल इनको जब आप हेड टू टेल सॉरी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट निकालोगे ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कहते हैं आप इसको मैथमेटिकली भी दे सकते हो कि अगर a1 मल्टीप्लाई a2 है, दोनों को इन्वर्स ले लूँ, माइनस a1 ले लूँ मल्टीप्लाई माइनस a2 ले लूँ, माइनस माइनस पीछे क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट वो प्लस हो जाता है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, प्लस से आएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। अल्टरनेटिव मेथड को नहीं देखेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं नेम 3 डिफरेंट कंडीशंस जिसकी वजह से a क्रॉस 1 क्रॉस a2 जो है वो इक्वल टू नल वेक्टर हो। कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, पहले तो ये देखें, a1 a2 साइन थीटा क्रॉस कीजिएगा साइन थीटा और साथ में एन कैप। कहते हैं कब ये वेक्टर सारा जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, या तो a1 की वैल्यू जीरो हो नल वेक्टर हो, या a2 की वैल्यू जीरो हो वो नल वेक्टर हो, या फिर क्या हो, एंगल आपके पास जीरो या 180 डिग्री हो। कहते हैं आइडेंटिफाई करें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज नाइदर मूविंग और नॉट रोटेटिंग। कहते हैं नहीं जी, हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन थी, पहली के स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनामिक। डायनामिक में ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये फॉल्स है। कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन दैन द बॉडी सॉरी is said to be at rest or is said to be in equilibrium। क्लोज पॉलीगॉन का मतलब है नेट फोर्स नहीं लग रही, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। क्लोज पॉलीगॉन वही होता है जिसमें रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो कहते हैं ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यही थी कि सम जो है ना नेट फोर्स वो जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पिक्चर सस्पेंडेड बाय अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, के एक तस्वीर है जिसको हैंग किया गया है। ठीक है, आपने डायग्राम के थ्रू शो करना है सिचुएशन के आपके पास जो टेंशन होगी वो मिनिमम कब होगी। तो पहले तो मैं एक पिक्चर है उसको हैंग करवा देती हूँ दो धागों की मदद से। अब यहाँ पे इस एंड पे जो टेंशन होगी वो टी होगी और ये भी टेंशन क्या होगी, टी होगी जी। अब टेंशन का इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है और ये भी थीटा एंगल, तो आप टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो। ये होगा अलोंग द एक्स एक्सिस का टी कॉस थीटा और ऊपर की तरफ होगा टी साइन थीटा। सेम केस इसका भी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। अब ये देखो मुझे, ये इसका टेंशन का जो ये वाली टेंशन है इसका टी कॉस थीटा इस तरफ है, इस टेंशन का टी कॉस थीटा इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन टी साइन थीटा दोनों का अपवर्ड है तो दोनों एड अप हो जाएंगे, टी साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा। अब इस पिक्चर का वेट डाउनवर्ड में होगा तो ऊपर वाली फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस, तो ये आ जाएगा इक्वल टू वेट फोर्स, दोनों को ऐड किया, टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। आपने टेंशन बतानी है मिनिमम सॉरी कब मिनिमम होगी, जब आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। तो कहते हैं थीटा 90 होगा तो ये मैक्सिमम होगी, कितनी मैक्सिमम होगी, साइन 90 प्लेस कर देंगे तो आपके पास W/2 आ जाएगा। कहते हैं कैन बॉडी रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेट। पहले तो टॉर्क का फार्मूला देखते हैं, वो होता है आर क्रॉस एफ या एल क्रॉस एफ। एल होता है हमारे पास मोमेंट आर्म होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द अप्लाइड ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर सेंटर में ही कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेट फोर्स है वो सेंटर पे लाई कर रही होती है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो तो डायरेक्टली सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो एल की वैल्यू जीरो करेंगे तो टॉप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्टिल इस चैप्टर में आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, किसी की समझ ना आई हो, अल्लाह हाफिज़।